हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स। हिंदी में हम कहते हैं मानव अधिकार। देखो, ह्यूमन राइट्स वो बेसिक राइट्स होते हैं, वो बेसिक फ्रीडम होती हैं जो संसार में हर पर्सन को दी जाती हैं, जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक। चाहे वो पर्सन कोई भी हो, किसी भी नेशनैलिटी का हो, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, किसी कास्ट का हो, किसी कम्युनिटी का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, ये सब चीजें कंसिडर नहीं की जाती। ह्यूमन राइट्स वो बेसिक राइट्स होते हैं जो ग्लोबल हैं, यानी संसार में ये राइट एक जैसे ही, ये यूनिफॉर्म होते हैं, हर जगह एक जैसे राइट हर पर्सन के लिए अप्लाई होते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको सारी डिटेल पॉइंट्स ह्यूमन राइट से रिलेटेड एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या होते हैं ह्यूमन राइट्स। दूसरा, ह्यूमन राइट इंडिया में कब इनेक्ट किए गए थे। तीसरा, ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कब अडॉप्ट किया गया था यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। चौथा, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको वो 4 जनरेशन बताऊंगी जिनमें ह्यूमन राइट्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ जनरेशन में कौन कौन से राइट्स इंक्लूड किए गए हैं, ये सारे पॉइंट मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसलिए पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना ताकि आपका कोई भी की पॉइंट मिस ना हो। देखो, जो ह्यूमन राइट्स हैं, इसका जो मेन मोटिव है, इसका जो मोटो है, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी सुखी हों। देखो, सभी सुखी कब होंगे, जब सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी के साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई इनजस्टिस नहीं होगा, कोई प्रेजुडिस्ड बिहेवियर नहीं होगा, हर जगह पर इक्वालिटी होगी, हर जगह पर लिबर्टी होगी, हर जगह पर डिग्निटी होगी, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो ह्यूमन राइट को अप्लाई करने का मेन मोटिव यही था कि हर पर्सन सुखी रहे, हर पर्सन की लाइफ में एक खुशी हो, हैप्पीनेस हो, उसको कोई टॉर्चर ना करे, उसके साथ कोई ऐसा बिहेवियर ना करे जो अनजस्ट हो। देखो, अगर कोई ह्यूमन राइट को वायलेट करता है तो उसके लिए प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट भी रखा गया है। तो सबसे पहले तो आपको मोटो पता होना चाहिए कि ह्यूमन राइट का मोटो क्या है, क्योंकि कई बार ये 1 मार्कर में पूछा जाता है। तो ह्यूमन राइट का मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो आपको समझ आ गया मोटो क्या है कि सभी लोग सुखी हों। आपको लिखना है सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगर ये लिखा आ जाता है तो आप किस पर टिक करेंगे, ह्यूमन राइट्स पर। 4 ऑप्शन में जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा ह्यूमन राइट। अब मैं आपको बताती हूँ मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट। देखो, ह्यूमन राइट मीन्स राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो, भारत के संविधान ने हमें ऐसे राइट्स दिए हैं कि हम अपनी लाइफ को फुल फ्रीडम के साथ, इक्वालिटी के साथ और फुल डिग्निटी के साथ जी सकते हैं। यानी हमें अपनी लाइफ जीने का पूरा अधिकार है, जिसे हम सम्मान के साथ जी सकते हैं, आजादी के साथ जी सकते हैं। यही है ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जी सकते हैं, दूसरा कोई पर्सन हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज राइट टू लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। यहाँ पर हमें फुल फ्रीडम है अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने की, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने की। हमारे आइडियाज हम दूसरों के सामने फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी। देखो, इक्वालिटी का मतलब क्या है कि हर पर्सन के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता है, चाहे कोई रिच है या पुअर है। अगर कोई पर्सन अपर क्लास से बिलोंग करता है या लोअर क्लास से, इन चीजों को कंसिडर नहीं किया जाता
क्योंकि ह्यूमन राइट में ऑल आर इक्वल, हर पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो एजुकेशन अपॉर्चुनिटी हो, इक्वली ट्रीट किया जाता है, फेयर ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी हर पर्सन को प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट इज राइट टू डिग्निटी। हम सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकते हैं, हमें राइट ऑफ स्टेटस, राइट ऑफ रिकॉग्निशन, राइट ऑफ गुडविल प्रोवाइड किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखो ये 4 चीजें बेसिक है जो ह्यूमन राइट में कंसिडर की जाती हैं। क्या है 4 चीजें? पहली क्या है? राइट टू लाइफ, दूसरी है राइट टू लिबर्टी, तीसरी है राइट टू इक्वालिटी और चौथी है राइट टू डिग्निटी। ये चारों चीजें हर इंसान को हर जगह पर प्रोवाइड की गई है, चाहे वो इंडिया हो या फिर आउटसाइड कंट्री हो। अगर कोई पर्सन इन राइट्स का वायलेट करता है, कोई लॉ को ब्रेक करता है, तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट भी रखा गया है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे आर अवेलेबल टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज एंड नेशनैलिटी। देखो ये जो चारों राइट है ये हर पर्सन को प्रोवाइड किए जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, इस चीज को कंसिडर नहीं किया जाता। वो किसी भी कलर का हो, चाहे वो ब्लैक कलर का है या फिर वो व्हाइट कलर का है, इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। इसके साथ उसका चाहे कोई भी रिलीजन हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी रिलीजन का वो पर्सन हो, उसको ये सारे राइट्स मिले हुए हैं। नेक्स्ट है जेंडर। किसी तरह का कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, चाहे वो मैन है या वुमेन है, दोनों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज में चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, चाहे वो अपनी मदर टंग बोलता हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज बोलता हो, हिंदी लैंग्वेज बोलता हो, उसे सारे राइट्स इक्वली प्रोवाइड किए गए हैं। एंड लास्ट इज नेशनैलिटी। वो किसी भी नेशन से बिलोंग करता हो, उसके लिए सारे राइट्स इक्वली प्रोवाइड किए गए हैं। नेशनैलिटी के बेसिस पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। तो समझ आया, ये जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं ये प्रोवाइड किए गए हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज एंड नेशनैलिटी। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ह्यूमन राइट्स लॉ वाज एनेक्टेड इन इंडिया सिंस 28 सितंबर 1993। देखो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी। एंड गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑन 12 अक्टूबर 1993। इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखो आपको ये दोनों डेट ध्यान रखनी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया में ह्यूमन राइट लॉ वाज एनेक्टेड ऑन 28 सितंबर 1993। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में मानव अधिकार को लागू कर दिया गया था 28 सितंबर 1993 को। यानी भारत में इस नियम को अपना लिया गया था, स्टार्ट कर दिया गया था, एनफोर्स कर दिया गया था, इनेक्ट कर दिया गया था 28 सितंबर 1993 को। लेकिन गवर्नमेंट ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कंस्टिट्यूट किया था 12 अक्टूबर 1993 को। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने मानव अधिकार कमीशन का गठन किया था 12 अक्टूबर 1993 को। तो दोनों डेट आप ध्यान रखना। अगर मानव अधिकार गठन की तारीख पूछी जाती है तो आप लिखेंगे 12 अक्टूबर 1993, और अगर मानव अधिकार इनेक्ट की तारीख पूछी जाती है तो आप लिखेंगे 28 सितंबर 1993। क्लियर? तो दोनों डेट आपको समझ आ गई कि इंडिया में मानव अधिकार को कब इनेक्ट किया गया था और कब कमीशन को कंस्टिट्यूट किया गया था, कब ये एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 1 मार्कर में ये ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली इन पेरिस ऑन 10 दिसंबर 1948। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में यूजुअली पूछा जाता है कि जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई थी ह्यूमन राइट की,
वो कब अडॉप्ट की गई थी? यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। तो देखो डेट थी 10 दिसंबर 1948, ईयर था 1948 और डेट थी 10 दिसंबर। और जगह कौन सी थी? जगह थी इन पेरिस। पेरिस का है? फ्रांस में। तो समझ आया? इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि कहाँ पर इसकी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई थी। तो ये डिक्लेरेशन हुई थी पेरिस में। और दूसरी कब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई थी? तो ये हुई थी 10 दिसंबर 1948 को। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 10 दिसंबर। देखो इसकी जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 10 दिसंबर को हुई है, इसी वजह से हर साल हम ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं 10 दिसंबर को। ये 1 मार्कर में डेफिनेटली पूछा जाता है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है हर साल। तो उसकी तारीख है 10 दिसंबर, यानी 10 दिसंबर को हम एवरी ईयर ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो समझ आया क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन इसकी एडॉप्ट की गई थी यूएन जनरल असेंबली के द्वारा पेरिस में। इस वजह से एवरी ईयर 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। क्लियर? तो इसमें देखो दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है। आपको डेट दे सकते हैं कि 10 दिसंबर को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन राइट्स डे। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि ह्यूमन राइट्स डे हम किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 10 दिसंबर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज द यूएन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 16 Feb 1946। देखो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 मार्कर में पूछा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूएन कमीशन है ह्यूमन राइट्स का, उसे कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 16 Feb 1946 को। 16 Feb 1946 को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कंटेन 30 आर्टिकल्स। देखो ये 1 मार्कर में आता है कि ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन में कितने आर्टिकल हैं। इसमें टोटल 30 आर्टिकल्स है, ये आपको पता होना चाहिए। इन 30 आर्टिकल्स को डिवाइड कर दिया गया था। 30 आर्टिकल्स क्या हैं? ये 30 राइट्स हैं। तो ये नंबर आपको ध्यान होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन में टोटल 30 आर्टिकल्स हैं। इन 30 आर्टिकल्स को डिवाइड कर दिया गया था। देखो किस तरह से डिवाइड किया गया है, जैसे कि ऑल आर बोर्न फ्री एंड इक्वल एंड डिग्निटी एंड राइट। देखो जब इंसान जन्म लेता है तो वो फ्रीली बोर्न होता है, उसके पास इक्वल राइट्स होते हैं, किसी तरह का उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, इक्वल डिग्निटी होती है। तो यहाँ पर किसी तरह का किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हर पर्सन को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए। यही है फर्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। देखो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना ही कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ना ही कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। चाहे पर्सन रिच है या पुअर है, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर पर्सन अपर क्लास से बिलोंग करता है या फिर लोअर क्लास से बिलोंग करता है, या पर्सन शेड्यूल कास्ट है, तो उन सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं और ये 30 आर्टिकल्स में रिटन है। नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर। देखो पहले क्या होता था कि जो जमींदार होते थे वो गरीब लोगों को अपने स्लेव बना लेते थे और उन पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स है उसमें स्लेवरी और टॉर्चर से फ्रीडम प्रोवाइड की गई है। अब कोई किसी को स्लेव नहीं बना सकता, अपना दास नहीं बना सकता, उसके साथ कोई टॉर्चर नहीं कर सकता। तो ये राइट प्रोवाइड किया गया है और ये रिटन है अंडर 30 आर्टिकल्स में। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इसमें क्या होगा कि हम फ्री हैं अपने मूवमेंट के लिए, यानी हम नेशनल और इंटरनेशनल विजिट कर सकते हैं। हमें किसी की कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन वो मूवमेंट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए
इलीगली हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट इज राइट टू ओन प्रॉपर्टी। देखो इसमें क्या होगा कि हमें प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि हम 1 या 2 प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। हमारी जितनी कैपेसिटी है, जितनी एबिलिटीज है, जितने हम फाइनेंशियली स्ट्रोंग हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं। हमारे ऊपर किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि ये राइट है हमारा, राइट टू ओन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज राइट्स आर इनएलिनेबल, दैट इज कैन नॉट बी टेकन अवे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी ये राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं ये इनएलिनेबल है। इसका मतलब ये है कि इन राइट्स को कोई हमसे छीन नहीं सकता। जब हम पैदा होते हैं तभी हमें ये राइट्स मिल जाते हैं, और जब तक हमारी डेथ होती है तब तक ये राइट हमारे पास होते हैं। तो नो वन कैन टेक दीज राइट्स फ्रॉम अस। कोई भी पर्सन इन राइट को हमसे छीन नहीं सकता। दूसरा, ये जो राइट्स हैं ये प्रिविलेजेस नहीं है, यानी ये कोई विशेष अधिकार हमें नहीं मिले हैं। ये जो राइट्स हैं ये कॉमन राइट्स हैं, ये हर पर्सन के लिए सेम है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइट्स आर इनएलिनेबल। इनएलिनेबल का मतलब यही होता है कि दे कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम अस। क्लियर? तो देखो ये तो मैंने कुछ राइट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं। इस तरह से टोटल 30 आर्टिकल्स हैं, और उन 30 आर्टिकल्स में सारे राइट्स डिवाइड किए गए हैं। तो इस तरह से ये हमारे राइट्स हैं। इन राइट के थ्रू हम अपनी लाइफ को इजीली जी सकते हैं, फुल डिग्निटी के साथ जी सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ जी सकते हैं, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के साथ जी सकते हैं, और हमारे साथ किसी तरह का इनजस्टिस कोई नहीं कर सकता, कोई अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। देखो अगर कोई पर्सन हमारे साथ कोई अनफेयर ट्रीटमेंट करता है, हमें चीट करता है या फिर इन राइट्स को वायलेट करता है, तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पनिशमेंट का प्रोविजन भी प्रोवाइड किया गया है। उसके क्राइम के अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाता है। तो देखो पनिशमेंट के डर से पर्सन इजीली इनको वायलेट नहीं करता, लॉ को ब्रेक नहीं करता, और पर्सन एक पीसफुल लाइफ इजीली जी सकता है। क्लियर? अब मैं आपको बताती हूँ जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखो ह्यूमन राइट्स को 4 जनरेशन में डिवाइड किया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। ऐसा नहीं है कि ये जो 30 आर्टिकल्स हैं ये एक ही जनरेशन में सारे प्रोवाइड कर दिए गए, नहीं, ये 4 जनरेशन में हमें मिले हैं। जो फर्स्ट जनरेशन में राइट प्रोवाइड किए गए हैं वो है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। आपको जब लॉन्ग आंसर लिखना होगा तो आपको चारों जनरेशन के बारे में डिटेल्ड आंसर देना होगा, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं। और इसमें 1 मार्कर बहुत आते हैं, क्योंकि ऐसा है कोई भी आपको ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ ये कौन सी जनरेशन में आता है। तो ये चारों जनरेशन बहुत ध्यान से सुनना। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें सिविल और पॉलिटिकल राइट्स इंक्लूड किए जाते हैं। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स में क्या आते हैं? राइट टू लाइफ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। देखो जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें सिविल और पॉलिटिकल राइट्स इंक्लूड किए गए हैं। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स में क्या आते हैं? सबसे पहला राइट है राइट टू लाइफ। ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। हम अपने तरीके से, अपने ढंग से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। कोई दूसरा पर्सन हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं कर सकता। दूसरा आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट राइट है। इसका मतलब क्या हुआ कि कानून के सामने हम सब एक समान हैं, यानी चाहे हम गरीब हैं या फिर अमीर हैं, लेकिन कानून के सामने सबका इक्वल ट्रीटमेंट है। अगर कोई क्राइम कोई मिनिस्टर का बेटा कर देता है या कोई रिच पर्सन कमिट कर देता है, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट उसे इजीली फ्री कर देगा। नहीं, उसके लिए भी वही पनिशमेंट होगी जो एक गरीब पर्सन के बेटे के लिए है। यानी कानून के सामने हर किसी के लिए इक्वल ट्रीटमेंट होगा। जो जस्टिस होगा वो हर किसी के लिए इक्वल होगा। तो कानून के सामने हम सब एक जैसे हैं, चाहे वो पर्सन किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, किसी रिलीजन से
वो चाहे रिच हो या फिर पुअर हो, सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। यही है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। देखो इसमें क्या है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ हम अपने ओपिनियन, हम अपने व्यूज इजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें राइट मिला हुआ है कि हम अपने आइडियाज, हम अपने ओपिनियन दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, यानी कोई भी रिलीजन हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। हम अपना रिलीजन छोड़कर दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये हमारा अपना पर्सनल डिसीजन है। किसी तरह की कोई हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि हमें ये राइट मिला हुआ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें प्रोटेस्ट करना है तो हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं और हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा राइट है। पीसफुल असेंबली के लिए किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये राइट प्रोवाइड किया गया है फर्स्ट जनरेशन में है फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली। ये फर्स्ट जनरेशन में राइट इंक्लूड होता है। और लास्ट है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम वोटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे राइट आते हैं फर्स्ट जनरेशन के अंडर। तो आप सारे राइट्स ध्यान रखना, क्योंकि राइट्स दे देते हैं और फिर वो आपसे पूछते हैं चारों जनरेशन दे करके कि बताओ इनमें से कौन सी जनरेशन में ये राइट इंक्लूड किया गया है। तो फर्स्ट जनरेशन आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको बता रही हूँ सेकेंड जनरेशन। देखो सेकेंड जनरेशन इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स ये सेकेंड जनरेशन में इंक्लूड किए गए हैं। इनमें आते हैं राइट टू वर्क, राइट टू फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग, राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू एजुकेशन, राइट टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड राइट टू सोशल सिक्योरिटी। देखो जो सेकंड जनरेशन है उसमें सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स इंक्लूड किए जाते हैं। पहला आता है राइट टू वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, हम कोई भी ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास राइट टू वर्क है। दूसरा है राइट टू फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने का राइट प्रोवाइड किया गया है सेकेंड जनरेशन में। नेक्स्ट इज राइट टू हेल्थ केयर। देखो इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की हेल्थ केयर के लिए हमारे पास राइट है। अगर हमें किसी तरह की कोई डिजीज हो जाती है तो उसे क्योर करवाने का हमारा पर्सनल राइट है, ये प्रोवाइड किया गया है हमें सेकेंड जनरेशन में। नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर पर्सन के लिए राइट प्रोवाइड किया गया है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर पर्सन की एक्सेस है एजुकेशन के लिए। हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन लेने के लिए, चाहे वो किसी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी रिलीजन से बिलोंग करता हो, किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, चाहे वो रिच हो या फिर पुअर हो, हर पर्सन को राइट टू एजुकेशन है। क्लियर? नेक्स्ट इज राइट टू कल्चरल आइडेंटिटी। देखो इसमें क्या होता है कि हमें अपनी कल्चरल आइडेंटिटी बनाने का राइट है। हमारी रेस क्या है, हम कौन सी रेस से बिलोंग करते हैं, कौन सा हम फेस्टिवल मनाते हैं, कौन से रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, कौन सी हम सेरेमनी मनाते हैं। तो इस तरह से हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारा राइट है। एंड लास्ट इज सोशल सिक्योरिटी। देखो अगर हमें सोसाइटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारी इलनेस की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से या फिर वर्क इंजरी की वजह से, कोई सिकनेस की वजह से, तो ये हमारा सोशल राइट है। ये सोशल सिक्योरिटी भी हमारा राइट है जो प्रोवाइड किया गया है सेकेंड जनरेशन। क्लियर? अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ थर्ड जनरेशन। देखो थर्ड जनरेशन में जो राइट इंक्लूड किए गए हैं, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू नेचुरल रिसोर्सेज, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट एंड राइट टू कम्युनिकेट। देखो जो थर्ड जनरेशन है उसमें फर्स्ट राइट आता है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। देखो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ कि हमें जो भी डिसीजन लेना है वो अपने लेवल पर लेना है, हम सेल्फ डिटरमाइंड होते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें जो भी गवर्नमेंट चूज करनी है उसको हम अपनी मर्जी से वोटिंग करते हैं। कोई दूसरा पर्सन हमें बाउंड नहीं कर सकता, कोई हमें एनफोर्स नहीं कर सकता किसी दूसरी पार्टी को वोट करने के लिए, क्योंकि हम सेल्फ डिटरमाइंड है और ये हमारा राइट है जो हमें थर्ड जनरेशन में प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट इज राइट टू नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके लिए हर पर्सन का इक्वल राइट है, यानी जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है, तो इन सब के लिए हर पर्सन इक्वली एंटाइटल है, क्योंकि राइट टू नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड किया गया है थर्ड जनरेशन में। नेक्स्ट इज राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। हेल्दी एनवायरनमेंट हमारा अपना राइट है। हमारा जो एनवायरनमेंट है ये पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, नॉइज फ्री होना चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें हम इजीली अपना जीवन जी सके। नेक्स्ट इज राइट टू कम्युनिकेट। देखो कम्युनिकेट करना ये हमारा राइट है, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, अपने आइडियाज हम दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अपना राइट है जो हमें प्रोवाइड किया गया है थर्ड जनरेशन। तो समझ आया आपको थर्ड जनरेशन में कौन कौन से राइट्स मिले हैं? राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू नेचुरल रिसोर्सेज, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट एंड राइट टू कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेशंस। क्लियर? एंड द लास्ट जनरेशन इज फोर्थ जनरेशन। इसमें आ जाएगा डिजिटल वर्ल्ड के राइट्स। देखो राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट एंड कंप्यूटर, दूसरा है राइट टू डिजिटल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। देखो जो इसमें राइट मिले हैं ये डिजिटल राइट्स है, यानी हमारी एक्सेस इंटरनेट और कंप्यूटर पर होनी चाहिए। अगर हम इंटरनेट यूज करना चाहते हैं तो कोई पर्सन हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा राइट है। और इसके साथ साथ हमें राइट मिला है डिजिटल प्राइवेसी और सिक्योरिटी का, यानी हमारे डाटा को, हमारी इंफॉर्मेशन को कोई चेक नहीं कर सकता। ये हमारा डिजिटल राइट है हमारी प्राइवेसी मेंटेन करने का, और इसकी हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। जो साइबर क्राइम होते हैं उनके लिए पनिशमेंट के प्रोविजंस रखे गए हैं ताकि वो हमारी इंफॉर्मेशन लीक ना कर सके और वो हमें चीट ना कर सके। तो ये राइट प्रोवाइड किए गए हैं फोर्थ जनरेशन के अंडर। तो आपको सारे राइट्स होपफुली क्लियर हो गए होंगे कि कौन से राइट कौन सी जनरेशन के अंडर इंक्लूड किए गए हैं। अब आप पूरे टॉपिक का एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको इजी रहेगा। मैं साइड हो रही हूँ। होपफुली सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। Please like it, subscribe it and share it to your friends. Okay, thank you.